हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के अर्थशास्त्र का तीसरा पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग देखते हैं, जो ये तीसरा पार्ट है, और आज इसे लास्ट तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, निर्धनता निरोधी उपाय। ये निरोधी उपाय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। निर्धनता का उन्मूलन भारत की विकास राजनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। राजनीति का क्या रहा है? एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता विरोधी राजनीतिक मोटे तौर पर दो कारण क्या क्या, एक हो गया आर्थिक समृद्धि और दूसरा हो गया लक्षित निर्धनता विरोधी। लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक में आरंभ तक समाप्त हुए 20 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। यानी कि 30 वर्ष जो एक समय काल गुजरा, इसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं आया। निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई और 1950 के दशक में आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक में आरंभ में भी वही बना रहा। और 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। और समृद्धि जो कि 1970 के दशक में करीब 3.5% के औसत से बढ़कर कितना हुआ, 1980 और 1990 के दशक में 6% करीब पहुंच गई। विकास की इस उच्च दर निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। यानी कि निर्धनता उन्मूलन से हम लोग ये समझते हैं कि इससे हम लोग छुटकारा किस तरह पाएंगे, तो वही होता है उन्मूलन। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफलों पाने की आशा लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूलों की भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोगों की प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। मतलब यहाँ हम लोग अगर देखेंगे तो विभिन्न प्रकार से उसे आर्थिक लाभ जो है ये देने की बात की है और उठा सके। और यह अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि उपेक्षा से बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव रहा है और यह कृषि पर आश्रित है। गांव रहा है निर्धनता का, और यह संपूर्ण लोग जो है ये कृषि कार्य पर ही ये लोग क्या है, निर्भरशील है। इन परिस्थितियों से परिलक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों, स्पष्ट अवसरों, तथापि ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिनके परिलक्षित या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उसमें यह कुछ उल्लेख यहाँ रहा है कि इसके साथ साथ आवश्यक है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो कि 2005, जिसे हम लोग मनरेगा कहेंगे, क्या कहेंगे, मनरेगा कहेंगे, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम करने के लिए कम से कम कितना दिन, 100 दिन के लिए उपलब्ध कराना, कार्य दिनों के लिए उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सतत विकास की मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव और समस्याओं से
जा सके और इस प्रावधानों के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है और यह महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% और 53% है। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 23%, अनुसूचित जनजाति के लिए 17% और महिलाओं के लिए 53%। औसतन रोजगार अगर हम लोग 2006-2007 में देखेंगे तो 65 रुपया से बढ़कर 100 कितना हो गया, 32 रुपया हो गया। 2013-14 में ये कर दिया गया। हाल ही में मई 2018 में विभिन्न राज्यों में अनुकूलन मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई और इन राज्यों एक संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर जो कि 281 रुपये कर दिया गया। प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए 168 रुपया प्रतिदिन और बिहार झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष में भी स्थापित करेगी और इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के अंतर कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी और कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ता का हकदार होंगे। मतलब अगर उसे 15 दिन के अंदर कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो उसके लिए बेरोजगार भत्ता जो है ये हम लोग दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज है जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू कर दिया गया और यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीणों पर निर्धनों के लिए किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीणों निर्धनों के लिए किया गया जिन्हें मजदूर पर रोजगार की आवश्यकता है और यह जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है उसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और यह राज्य को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं और एक बार NREGA लागू हो जाए तो यह बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इसके कार्यक्रम के अंतर्गत ही आएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उसकी सहायता दी जाती है और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों के स्वास्थ्य स्वरोजगार के अवसर सृजित किया जाना और उसके साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। जो पंचवर्षीय योजना होता है इसमें 5-5 साल के लिए एक योजना बनाया जाता है और जिसके अंदर में पूरा देश के अंतर्गत जितने सारे कार्य होता है इस कार्य को करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ जो कि 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण का सरकारी
साहिकारी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना और प्रधानमंत्री महोदय योजना जो कि 2000 में आरंभ हुआ, इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली, आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत ये सारा चीज़ को रखा गया। जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। और एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना, जो जिसे हम लोग पीला लाल कार्ड जिसे हम लोग कहते हैं, वही होता है अंत्योदय, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं और इनमें से कम प्रभावित होने के एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन, सही लक्ष्य निश्चित करने की भी कमी है। और इसके अंतर्गत अतिरिक्त कुछ ऐसे योजनाएं परस्पर व्यापी भी है और अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ इसके पात्र निर्धनता को पूरी तरह नहीं मिल पाए। और इसीलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया। अब हम लोग देखेंगे भावी चुनौतियाँ मतलब आने वाले दिन में हम लोग किस किस चीज़ के लिए चुनौती प्रदान कर सकते हैं। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, मतलब थोड़ा बहुत जो समस्या था वो थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत के एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। और ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानताएं, कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक सुरक्षित हम लोग को दिख रहा है ना। यानी यहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय निर्धनता के जो थे वो असमानता, उसको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित थे उस समय। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। इस मुख्य उच्च आर्थिक समृद्धि, सृजन और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए और जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सका है। मतलब अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो गरीबी लोग हैं ये बहुत सशक्त हो गया है। महिलाएं जो समाज में बहुत निचले हम लोग माने जाते थे, वो भी बहुत उच्च कोटि में वो आ गया है। लोगों के लिए निर्धनता का अधिकीकरण परिभाषित उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के लिए उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर के लिए और अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन भी किया। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए और हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ होंगे, लेकिन क्या उसके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, ये रोजगार की ही एक सुरक्षा है, ये आत्मविश्वास है, क्या यह जाति और लिंग को प्रभावित भेदभाव से मुक्त है, क्या आप बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है। मतलब ये क्वेश्चन जैसा है। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदल सी गई है और इसके साथ ही हमें हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है और आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोग को केवल आय के संदर्भ में ही न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। मतलब जितना सारा हम लोग उसको आय दे पाएंगे, मतलब देने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग कुशल रूप से दे पाएंगे। अतः सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे, सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना। लेकिन समानता तथा निर्धनता के सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होगी और यह बड़ी
काम होगी। तो आज के लिए हम लोग यही ख़त्म करेंगे इस सेशन को, और कल हम लोग देखेंगे इसका जो लास्ट अध्याय है, अध्याय 4 ये देखेंगे। और जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।